प्लूटो की डिस्कवरी कोई प्लान नहीं बल्कि मैथ्स की एक ऐसी गलती थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एस्ट्रोनॉमर्स करोड़ों किलोमीटर दूर एक ऐसे शिकारी की तलाश में थे जो प्लैनेट्स को अपनी जगह से हिला रहा था, लेकिन जब वो निशाने पर पहुंचे तो वहां कोई ताकतवर शिकारी नहीं बल्कि एक नन्हा सा मुसाफिर मिला। आज हम जानेंगे कि प्लूटो की डिस्कवरी एस्ट्रोनॉमर्स की गलती कैसे बनी और आखिर हमने उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से धक्का देकर क्यों निकाल दिया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, प्लूटो की कहानी इसकी डिस्कवरी से भी 150 साल पहले शुरू होती है, जब 1781 में हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट यूरेनस डिस्कवर हुआ। पर एस्ट्रोनॉमर्स को यूरेनस के ऑर्बिट में एक मसला नजर आया। उन्होंने यूरेनस के मास के जरिए कैलकुलेशंस की तो मालूम पड़ा कि वो अपने ऑर्बिट यानी अपने रास्ते पर उस तरह नहीं चल रहा था जिस तरह उसे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से चलना चाहिए था। उस पॉइंट पर एक्सपर्ट्स ने समझा कि या तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी गलत है या फिर यूरेनस के आगे कोई और प्लेनेट भी है जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे अपने रास्ते से डाइवर्ट कर रहा है। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जिस पॉइंट पर यूरेनस ऐसा कर रहा था वहीं पर उन्हें एक दूसरा प्लेनेट मिला, हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट जिसे नेपट्टून कहते हैं। ये साइंस की बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन मसला अभी भी बाकी था, क्योंकि नेपट्टून के मिलने के बाद भी यूरेनस थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था। नेपट्टून के मास के हिसाब से यूरेनस को जितना डाइवर्ट होना था वो उससे भी ज्यादा हो रहा था। इसका एक ही मतलब था कि शायद नेपट्टून से भी आगे कोई बहुत बड़ा और भारी प्लेनेट है जो इन दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। इस फर्जी और भारी प्लेनेट को प्लेनेट एक्स का नाम दिया गया और अगली कई दहाइयों तक सारे एस्ट्रोनॉमर्स इस नए प्लेनेट की तलाश में लग गए। इस प्लेनेट एक्स को ढूंढने के लिए पर्सिवल लोवेल नामी एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर ने एरिजोना में एक खास ऑब्जर्वेटरी बनाई जिसे लोवेल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। पर चंद सालों के बाद ही 1916 में लोवेल प्लेनेट एक्स को ढूंढे बिना इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत के 13 सालों बाद प्लेनेट एक्स को ढूंढने की जिम्मेदारी 23 साला क्लाइड टोम्बो को दी गई। उनका काम इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला था। वो आसमान के उसी खास हिस्से की मुख्तलिफ दिनों में तस्वीरें खींचते और फिर उनको कंपेयर करते थे। अगर कोई चमकता हुआ सितारा अपनी जगह बदल रहा होता तो इसका मतलब था कि वो सितारा नहीं बल्कि कोई प्लेनेट है। 18 फरवरी 1930 को क्लाइड ने देखा कि एक छोटा सा डॉट जनवरी में ली गई 2 तस्वीरों में अपनी जगह बदल रहा था। मजीद तहकीक से कंफर्मेशन मिल गई कि ये वही प्लेनेट एक्स है जिसे दुनिया ढूंढ रही थी। इस प्लेनेट का नाम एक 11 साला ब्रिटिश लड़की ने सजेस्ट किया। उसका मानना था कि क्योंकि ये प्लेनेट बहुत दूर और अंधेरे में है इसलिए इसका नाम मुर्दों के रोमन देवता प्लूटो पर होना चाहिए। पर कौन जानता था कि आने वाले वक्त में प्लूटो का वजूद ही खतरे में पड़ने वाला है। जब 1930 में प्लूटो पहली बार नजर आया तो उस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स के पास इतने ताकतवर टेलीस्कोप्स नहीं थे। तभी उन्होंने अज्यूम कर लिया कि ये बहुत बड़ा और भारी प्लेनेट होगा जो कि यूरेनस और नेपट्टून के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब कर रहा है। पर जैसे जैसे साल गुजरते गए और टेलीस्कोप्स बेहतर होते गए, प्लूटो का मास लोगों की नजरों में कम होता गया। 1930 में प्लूटो को अर्थ के बराबर तस्वर किया गया। 1948 में नई कैलकुलेशन से साबित हुआ कि शायद ये मार्स के बराबर है। पर प्लूटो की असलियत का सही से तब पता चला जब 1978 में प्लूटो का चांद कैरन डिस्कवर किया गया। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को चकरा कर रख दिया। फिजिक्स के मुताबिक अगर आपको किसी प्लेनेट के चांद का ऑर्बिट और उसकी स्पीड का पता हो तो आप उस प्लेनेट का बिल्कुल सही वजन निकाल सकते हैं। जब कैरन के ऑर्बिट और उसकी स्पीड का जायजा लेकर प्लूटो का मास निकाला गया तो सारे एस्ट्रोनॉमर्स दंग रह गए। प्लूटो इतना हल्का निकला कि वो किसी भी तरह यूरेनस या नेपट्टून के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब या डाइवर्ट नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर एक नई बहस छिड़ गई कि अगर प्लूटो इतना ही छोटा है तो फिर यूरेनस और नेपट्टून के ऑर्बिट्स को कौन डिस्टर्ब कर रहा है।
शायद ये बहस चलती ही रहती, लेकिन 1989 में पहला इंसानी प्रोब वॉयेजर 2 नेपट्यून के पास से गुजरा। वॉयेजर 2 की मदद से हमें पता चला कि असल में नेपट्यून का पुराना मास ही गलत था। जी हाँ, वॉयेजर 2 की स्पीड में होने वाली मामूली तब्दीली से नेपट्यून का असली खिंचाव, उसके असली ग्रेविटेशनल पुल का पता चल गया, जो कि पुरानी कैलकुलेशन से 0.5% कम था। जब इस नए और सही मास को यूरेनस के ऑर्बिट की कैलकुलेशन में डाला गया तो उसके ऑर्बिट में वो अजीब हरकत जिसने 100 सालों से एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान किया हुआ था, फौरन खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लूटो की डिस्कवरी किसी इत्तेफाक से कम नहीं थी, या फिर यूं भी कहा जा सकता है कि प्लूटो की डिस्कवरी गलती से हो गई। 1989 से लेकर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में प्लूटो को सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और ठंडा प्लैनेट पढ़ाया जाने लगा। आप में से अक्सर ने भी बचपन में प्लूटो को 9th प्लैनेट के तौर पर ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर 2006 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस 9th प्लैनेट का वजूद ही खतरे में डाल दिया। 2005 में एक्सपर्ट्स ने नेपट्यून से भी आगे एक और बॉडी दरियाफ्त की जिसे एरिस का नाम दिया गया। एरिस का वजन प्लूटो से भी काफी ज्यादा था। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स के पास 2 ऑप्शंस बचे, या तो एरिस को 10th प्लैनेट मान लिया जाए और उस जैसी मजीद मिलने वाली सैकड़ों बॉडीज को भी प्लैनेट बनाया जाए, या फिर प्लैनेट की डेफिनेशन ही बदल दी जाए। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होती जा रही थी और प्लूटो या एरिस जैसे बहुत से प्लैनेट्स लगातार मिलते जा रहे थे, तभी उन्होंने प्लैनेट की डेफिनेशन ही बदल दी। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट होने के लिए 3 शर्तें लाजमी करार दे दी। पहली शर्त थी कि प्लैनेट सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता हो, जो कि प्लूटो कर रहा था। दूसरी शर्त थी कि उसकी ग्रेविटी इतनी हो कि वो अपनी शक्ल को गोल रख सके। ये शर्त भी प्लूटो ने पास कर ली। पर तीसरी शर्त ने प्लूटो के वजूद को खतरे में डाल दिया। वो शर्त ये थी कि प्लैनेट अपने ऑर्बिट की सबसे ताकतवर बॉडी हो और वो अपने रास्ते में आने वाले छोटे पत्थरों और कॉमेट्स को हटा चुका हो। प्लूटो सूरज के गिर्द ऑर्बिट तो करता है, लेकिन ये बहुत दूर काइपर बेल्ट नामी हिस्से का रिहायशी है। ये बेल्ट लातादाद छोटे छोटे बर्फीले पत्थरों और कॉमेट्स का घर भी है। किसी भी प्लैनेट का अपने रास्ते से एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स साफ करने के लिए जरूरी है कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो। ग्रेविटी ज्यादा होने के लिए मास का ज्यादा होना भी जरूरी है, लेकिन प्लूटो का टोटल वजन अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 0.2% है। यही वजह है कि वो अपने ऑर्बिट के कॉमेट्स पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। आसान अल्फाज में समझा जाए तो प्लूटो की ग्रेविटी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो इन लाखों कॉमेट्स को या तो अपनी तरफ खींचकर खुद में एब्जॉर्ब कर सके या फिर उन्हें धक्का देकर ऑर्बिट से बाहर निकाल सके। यही वजह है कि 2006 में IAU ने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूटो खत्म हो गया है, बल्कि अब वो अपनी नई कैटेगरी का किंग माना जाता है। काइपर बेल्ट, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का जंक यार्ड भी कहा जाता है, प्लूटो उसमें हजारों लाखों कॉमेट्स के बीच चमक कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। वैसे तो ये हमारे चांद से भी छोटा है, पर प्लूटो के केस में साइज बिल्कुल मायने नहीं रखती। ये छोटा सा प्लूटो अपने अंदर इतने राज छुपाए बैठा था कि एस्ट्रोनॉमर्स सर पकड़कर बैठ गए। इन पोशीदा राजों से पर्दा उठाने का सारा क्रेडिट न्यू हॉराइजन्स नामी स्पेस क्राफ्ट को जाता है। 2006 में लॉन्च होने वाला नासा का ये मिशन हरगिज आसान नहीं था। न्यू हॉराइजन्स एक पियानो के साइज का रोबोट था जिसे इंसानों ने 3 अरब किलोमीटर दूर भेजा। प्लूटो हमारी दुनिया से इतना दूर है कि लाइट को भी वहां तक पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं। इसलिए नासा ने इस प्रोब को दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट एटलस 5 के ऊपर लगाया। जब यह रॉकेट लॉन्च हुआ तो इसने सिर्फ 9 घंटों में ही चांद को क्रॉस कर लिया, जबकि अपोलो मिशंस में चांद तक पहुंचने में 3 दिन लगे थे। पर प्लूटो तक पहुंचने के लिए इतनी स्पीड भी काफी नहीं थी। 1 साल बाद जब वो जुपिटर के करीब पहुंचा तो इस जायंट प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली।
8 साल मजीद सफर करने के बाद 2015 में आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। न्यू होराइजन्स प्लूटो के करीब पहुंच चुका था। इंसानी तारीख में पहली बार हम इस 9th प्लेनेट की शक्ल देख रहे थे। इन यादगार तस्वीरों में 2 रोशन चीजें नजर आईं। एक प्लूटो था और दूसरा उसका चांद कैरन। इन दोनों का रिश्ता बहुत अजीब है। जैसे हमारा चांद हमारी जमीन से बहुत छोटा है, वहीं प्लूटो का चांद प्लूटो का तकरीबन आधा है। ये दोनों इतने करीब हैं कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के साथ लॉक हो चुकी है। यानी अगर आप प्लूटो पे खड़े होकर चांद देखेंगे तो हमेशा चांद की एक ही साइड नजर आएगी और ये कभी गायब नहीं होगा। इसी तरह फार साइड पर चांद कभी नजर ही नहीं आएगा। प्लूटो और उसका चांद एक दूसरे को इतना खींच रहे हैं कि इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फिक्स नहीं है, जो देखने में काफी अजीब लगता है। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की हाई डेफिनेशन तस्वीरें भेजना शुरू की। इस दिन से पहले सबको लगता था कि प्लूटो बहुत ठंडा है तो वो काफी बोरिंग, क्रेटर से भरा हुआ बेजान प्लेनेट होगा। लेकिन तस्वीरों ने दिखाया कि असल में प्लूटो काफी रंगीन है। ये नीला, लाल, सफेद और ऑरेंज रंगों का कॉम्बिनेशन निकला। सबसे पहली चीज जो अटेंशन का मरकज बनी वो था प्लूटो पर बना एक बहुत बड़ा दिल। प्लूटो के सरफेस पर कुदरती तौर पर एक परफेक्ट हार्ट शेप बनी हुई है जिसे स्पुटनिक प्लेनिशिया कहा जाता है। इस दिल की खास बात यह है कि ये दाग धब्बों से पाक बिल्कुल साफ है। यहाँ मौजूद है नाइट्रोजन की बर्फ, वही नाइट्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में ही चीजों को जमा देती है। यहाँ पर -229 डिग्री सेल्सियस की ठंड ने इस नाइट्रोजन तक को जमा दिया है। इस हार्ट शेप में अजीब पॉलीगन्स जैसे पैटर्न्स बने हुए हैं, जो इस बात की निशानी है कि प्लूटो का कोर अभी भी गर्म है। यहाँ जमीन के नीचे नाइट्रोजन पिघलकर ऊपर आती है और ऊपर आकर दोबारा जम जाती है। यही वो मूवमेंट है जो इस पूरे हार्ट को ताज़ा और दाग धब्बों से पाक रखे हुए है। इसके अलावा प्लूटो का एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला नाइट्रोजन और मीथेन का मिक्सचर है। सूरज की यूवी रेज जब मीथेन से रिएक्ट करती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन के जरिए थॉलिन्स नाम का ऑर्गेनिक कचरा बनता है जो लाल रंग का होता है। ये कचरा बर्फ बनकर जमीन पर गिरता है जिसने प्लूटो के एक बड़े हिस्से को लाल और ऑरेंज रंग दिया है। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर वो कुछ ढूंढा है जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है, आइस वॉल्केनोज। जी हाँ, बर्फ के आतिशफिशां। आपने जमीन पर आग उगलने वाले वॉल्केनोज देखे हैं, लेकिन प्लूटो पर बर्फ उगलने वाले वॉल्केनोज भी मौजूद हैं। जब ये उबलते हैं तो इसमें से लावा नहीं बल्कि पानी, मीथेन और एमोनिया का एक ठंडा स्लश निकलता है। प्लूटो के अंदर गर्माइश की वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी आउटर लेयर के नीचे पानी के पूरे समंदर भी हो सकते हैं। जिस तरह आर्कटिक में बर्फ की मोटी लेयर के नीचे पानी फ्रीज नहीं होता, इसी तरह प्लूटो की मोटी नाइट्रोजन आइस की लेयर के नीचे भी पानी या लिक्विड नाइट्रोजन के रिजर्व्स हो सकते हैं। ये थी कहानी उस मुसाफिर की जिसे हमने दरियाफ्त तो किया मगर कभी अपना ना सके। बेशक प्लूटो हमारे बनाए हुए रूल्स पर पूरा नहीं उतरा, मगर उसका वजूद कल भी काइपर बेल्ट में था और आज भी वहीं किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।